आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिका के संविधान की एक अभूतपूर्व विशेषता शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और उसी के साथ नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का जो पारस्परिक संबंध है वो कैसा होना चाहिए, ये समस्या राजनीति विज्ञान में बहुत ही विवाद का विषय रही है। और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनमें मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया वह सबसे प्रमुख है। और ये जो सिद्धांत है वह इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। और इस सिद्धांतों के प्रतिपादकों का विचार था कि व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना है, कार्यपालिका का काम उन कानूनों को क्रियान्वित करना है और उनके अनुसार शासन चलाए रखने के लिए न्यायपालिका उन कानूनों के अनुसार निर्णय करे। तो शक्ति विभाजन का सबसे प्रमुख जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। और उन्होंने कहा था कि सरकार के 3 अंगों में से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए, उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए और उसके द्वारा दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र को न तो प्रभावित करना है ना, और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, है ना। न वो प्रभावित करेगा और न ही उस पर कोई नियंत्रण स्थापित करेगा। तो आप ये देखिए कि अमेरिका संविधान के जो निर्माता हैं वो अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन जो है अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचाए। इसके लिए उनके द्वारा न केवल संघीय शासन को अपनाया था और हमने जैसा कि पिछले उसमें पढ़ा था कि संविधान के प्रथम संशोधन में मौलिक अधिकार की भी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो संविधान निर्माता जो थे मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनका विश्वास था कि जितनी अधिक शक्ति होगी उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की जो है आशंका बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए उन्होंने संविधान में शक्ति विभाजन सिद्धांत को अपनाने की एक घोषणा नहीं की थी, लेकिन शक्ति विभाजन सिद्धांत अमेरिकी संविधान की मूल भावना है। और इसके जैसे प्रथम अनुच्छेद में है कि व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होंगी और न्याय संबंधी एक सर्वोच्च न्यायालय में तथा उसके नीचे जो न्यायालय हैं उसके अंदर निर्मित होगी, है ना। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का उन्होंने स्पष्ट विभाजन किया था। व्यवस्थापिका कांग्रेस के 2 सदन, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, है ना। तो उन्होंने देखा कि जैसे शासन के जो तीनों अंग हैं इसमें जो सदस्य के चयन की प्रक्रिया होती है वह भी अलग अलग होती है, स्वतंत्र हैं वे तीनों। कांग्रेस अर्थात सीनेट और प्रतिनिधि सभा, इसके सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और राष्ट्रपति जो हैं वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा जनता के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्रपति द्वारा होती है, जबकि आज राष्ट्रपति के परोक्ष निर्वाचन की बात केवल सिद्धांत में रह गई है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने सरकार के तीनों अंगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन, परोक्ष निर्वाचन और मनोनयन के आधार पर अलग अलग प्रकृति बताई स्वतंत्र किया। इसी तरह से जो उनकी सदस्यता है कि अमेरिका का कोई भी नागरिक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इनमें से किसी एक ही अंग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से इनके कार्यकाल भी अलग अलग किए। देखिए प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो इन्होंने दिया वह दिया 4 वर्ष का, है ना। और न्यायाधीशों की जो नियुक्ति, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है जीवन पर्यंत इन्होंने करने के लिए कहा और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त इन सभी संस्थाओं का कार्यकाल निश्चित है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। राष्ट्रपति कौन है ना, तो राष्ट्रपति के किसी भी सदन को समय से पूर्व भंग नहीं कर सकता और कांग्रेस भी केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटा सकती है। तो इस प्रकार आप देखें कि इनमें जो तीनों अंग हैं वो हर तरह से अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, है ना। लेकिन देखिए कि इस प्रकार संविधान शासन की जो विविध शक्तियों का प्रयोग था वो अलग अलग संस्थाओं और पदाधिकारियों की व्यवस्था करता है और शासन का जो प्रत्येक अंग है वो अपनी शक्ति सीधे संविधान से ही प्राप्त करता है और प्रत्येक अंग न केवल संवैधानिक वरन पर्याप्त सीमा तक राजनीतिक दृष्टि से भी शासन के अन्य अंगों से स्वतंत्र है। तो सरकार के अंगों की एक दूसरे से ये स्वतंत्रता शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल तत्व है और जिसकी सुनिश्चित व्यवस्था अमेरिका के संविधान में की गई है। आप ये देखिए कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया है, फिर भी संविधान निर्माता ये जानते थे यदि सरकार के एक अंग पर दूसरे अंग का थोड़ा सा भी नियंत्रण स्थापित न किया गया तो संभव है कि सरकार का कोई भी अंग अपने क्षेत्र में निरंकुश हो जाएगा और आपस में सहयोग नहीं करेगा।
तो मेडिसन जो इसके समर्थक थे ने शक्तियों के पृथक्करण के उसमें बताया कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का आशय यह नहीं है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को एक दूसरे से कोई संबंध ही न रहे। उन्होंने कहा कि जब तक ये तीनों अंग एक दूसरे से संबंध न किए जाएंगे तब तक इसमें आपस में इनको मिला नहीं दिया जाएगा, एक दूसरे पर इनका नियंत्रण नहीं स्थापित किया जाएगा, तब तक स्वतंत्र सरकार की स्थापना कभी भी नहीं हो सकती। और संविधान निर्माताओं के सामने यह भी तर्क दिया कि सरकार के एक अंग के पास असीमित शक्तियों का होना अत्याचार की परिभाषा होगी, इसलिए किसी भी अंग द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक अंग की शक्ति को दूसरे अंग की शक्ति पर नियंत्रित करना पड़ेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की पद्धति को भी जोड़ दी, है ना। अमेरिकी संविधान में इस सिद्धांत को अपनाकर शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत की कमियां हैं उसको भी दूर कर दिया और उसके लाभ को प्राप्त करने का प्रयास किया। इस सिद्धांत का यह उद्देश्य है कि शक्ति पर शक्ति का नियंत्रण हो ताकि सरकार का कोई भी अंग अपने अपने क्षेत्र में अनियंत्रित शक्ति न रख सके। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शासन के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के क्षेत्राधिकार से कुछ शक्ति प्रदान की गई। जैसे देखिए आप कि कांग्रेस को व्यवस्थापन के क्षेत्र में शक्तियाँ दी गई, है ना। जैसे कांग्रेस राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सकती है। किस प्रकार से नियंत्रण रख सकती है कि महाभियोग के द्वारा, है ना। मंत्रिमंडल की नियुक्तियों को स्वीकृत करने और अस्वीकृत करने का अधिकार भी कांग्रेस को है। संघीय शासन के सभी व्यक्तियों को स्वीकृति और अस्वीकृति करने की शक्ति भी कांग्रेस के पास है ना। अंतर्राष्ट्रीय संधियों की, जैसे राष्ट्रपति अगर कहीं पे भी जाकर अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता करता है तो उसको सीनेट की से पुष्टि करानी आवश्यक होती है। इसी तरह से युद्ध की घोषणा करने में भी कांग्रेस की शक्ति चलती है, कांग्रेस की पुष्टि होना आवश्यक है। बजट को पारित करने में भी अगर कार्यपालिका किस प्रकार, तो उसमें भी कांग्रेस की जो पुष्टि है वह आवश्यक है। इसी तरह से आप देखिए कि कांग्रेस का न्यायपालिका पर भी नियंत्रण है कि वो महाभियोग के, जैसे वैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सकता, परंतु महाभियोग के द्वारा कांग्रेस इसको हटा सकती है। न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी वह भी कांग्रेस तय करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो पुष्टि है वह भी कांग्रेस के द्वारा की जाती है। और निम्न जो संघीय न्यायालय का गठन होता है वह भी कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए ये आवश्यक है कि कानून बनने से पहले वह, इसी तरह से कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति के द्वारा भी कुछ नियंत्रण है। कांग्रेस पर क्या नियंत्रण की शक्ति है कि विधेयक पर वीटो करने का उनको अधिकार है, कि कांग्रेस द्वारा पारित सभी विधेयकों के लिए आवश्यक है कि कानून बनने से पहले उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो। तो विधेयक की स्वीकृति के विषय में राष्ट्रपति को दो प्रकार के वीटो प्राप्त हैं। देखिए, वैधानिक वीटो और परंपरागत वीटो। वैधानिक वीटो निलंबन का निषेधाधिकार है, जिसके अंदर राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी विधेयक को अस्वीकार कर दे। पर साथ ही साथ कांग्रेस को भी अधिकार है कि राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत इस प्रकार के विधेयक को पुनः पारित कर दे। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि कांग्रेस को ऐसे विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ता है, तब राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति अवश्य देनी पड़ती है। जब कोई भी विधेयक 2/3 बहुमत से कांग्रेस में पास हो गया तो फिर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होती है। इसी तरह से राष्ट्रपति का दूसरा वीटो है, जिसको पॉकेट वीटो भी कहते हैं, कि इसका प्रयोग जो है राष्ट्रपति कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में ही कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधेयक को 10 दिन में स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। तो इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में जिन विधेयकों को भी राष्ट्रपति जेब में रख लें वे क्या होते हैं, स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। तो व्यवस्थापिका के व्यवस्थापन अधिकार पर यह एक ऐसा नियंत्रण है जिसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उसको चूंकि वो जेब में रख लेता है, इसको पॉकेट वीटो के नाम से प्रख्यात है। उन सभी विधेयकों की स्वीकृति के लिए कांग्रेस को राष्ट्रपति पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें वे अपने अधिवेशन के अंतिम 10 दिनों में पारित करना चाहती है ना। तो ये इस प्रकार से आप ये देखिए कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति का न्यायालय पर भी नियंत्रण है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करना, राष्ट्रपति का जो न्यायालय पर नियंत्रण है वो किस प्रकार होता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भी वही करता है, और उसको जो संघीय अपराधों के लिए क्षमादान का अधिकार, ये एक बहुत बड़ा अधिकार है कि वो क्षमादान का जो अधिकार है वह भी राष्ट्रपति को, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायपालिका द्वारा जो दंडित किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर दे, उसका दंड कम कर दे या दंड को स्थगित कर दे, ये अधिकार जो हैं वो राष्ट्रपति को दिए गए हैं। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति दी गई, देखिए जैसे वह युद्ध और शक्ति की घोषणा के लिए परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है, परंतु वह ऐसी घोषणा केवल कांग्रेस की स्वीकृति पर ही कर सकता है, जैसे कि हमने कांग्रेस की राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण की शक्ति पर बताया था, है ना।
बजट की स्वीकृति के लिए भी राष्ट्रपति को कांग्रेस की सलाह लेनी पड़ती है, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास भी कुछ न्यायपालिका की नियंत्रण शक्ति है। देखिए, अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और यह शासन का तीसरा अंग है। तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के द्वारा बने हुए किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के विरुद्ध हो। परंतु कांग्रेस और राष्ट्रपति भी न्यायालय को अनेक तरह से नियंत्रित करते हैं। जैसा कि बताया था मैंने कि वे इनकी न्यायाधीशों की संख्या को घटाना बढ़ाने का काम करते हैं, न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं, है ना। तो कांग्रेस न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को भी घटा सकते हैं, ये संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को भी सीमित कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ हैं जो उनकी भी हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के और की जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय भी कांग्रेस और राष्ट्रपति पर 3 प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता है। उसमें कांग्रेस द्वारा निर्मित विधि की व्याख्या करना, है ना, जो भी कांग्रेस विधि बनाती है कानून उसकी व्याख्या करना इसका अधिकार है। प्रशासनिक कार्यों की वैधता की जांच करना और न्यायिक पुनरावलोकन। हम न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कांग्रेस के बनाए किसी भी कानून को अगर वो अवैध घोषित कर देती है ना, तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का उसका अधिकार है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं के संविधान संबंधी सभी प्रयोजन पूर्ण हो ऐसी तो बात नहीं है, किंतु शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को क्रियान्वित करने में उन्हें पूर्ण सफलता मिली है। जैसा कि बीयर्ड भी बोलते हैं कि चाहे शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में कुछ कमियां रही हों, फिर भी यह सिद्धांत अमेरिकी शासन व्यवस्था की प्रधान विशेषता है और यह तथ्य अमेरिकी शासन और राजनीति में व्यवहार में बार बार स्पष्ट हो चुका है। और अमेरिका के संविधान में जो शक्ति पृथक्करण का अर्थ शासन के तीनों अंगों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और प्रत्येक अंग के क्षेत्राधिकार को दर्शाता है, साथ ही इन अंगों के बीच नियंत्रण एवं संतुलन बनाए रखता है और यह अमेरिका के संविधान की एक अद्भुत विशेषता है।